नमस्कार। आप सबका स्वागत है ओरिजिन आईएएस में। बहुत दिनों से हम गायब थे, उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूं। और अब मैं आपको बताता हूं कि हम गायब क्यों थे। हम चाह रहे थे कि हम एक ऐसा तरीका निकालें जिससे कि हम एक टॉपिक को अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके आसपास की जो चीजें हैं, उसके पेरिफेरी की जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाए। अब जैसे अगर हम वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, या फिर वर्ल्ड वॉर तो चलिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर आप आ जाते हैं, आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने का कोशिश करते हैं, हिस्ट्री ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, या फिर एनवायरमेंट ले लीजिए। तो हम एनवायरमेंट में भी जब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो किस साल में एस्टैब्लिश करी गई थी। जब हम साल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट मतलब इतिहास की। कहीं ना कहीं इतिहास जुड़ गए। आप एनवायरमेंट के साथ जब बात करते हैं तो एनवायरमेंट में कॉजेस कैसे हैं, CO2 जो बढ़ रहा है उसकी बात करेंगे, मीथेन जो बढ़ रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड जो बढ़ रही है उसकी बात करते हैं। अब ये क्या है, ये कहीं ना कहीं साइंस केमिस्ट्री जुड़ गया है। इस तरीके से किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर आप चाहें कि आप आइसोलेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो काफी मुश्किल हो जाता है। परेशानी ये भी आ जाती है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें समय बहुत लग जाता है। हमने कोशिश की और एक ऐसे डिजाइन पे हम आए हैं जिसमें हम शुरू करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। हम इंटरनेशनल रिलेशंस को आइसोलेटेड तरीके से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आइसोलेटेड तरीके से पढ़ना कोई सॉल्यूशन ही नहीं। हर चीज जो है वो इंटर रिलेटेड है, इसलिए हम एक ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने की कोशिश करेंगे। जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उसमें हिस्ट्री की भी, वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात आएगी, इंडियन हिस्ट्री की भी बात आएगी, जिसमें मॉडर्न की भी बात करेंगे, साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री की भी बात होगी। इस तरीके से एक ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जाएगी। पोस्ट इंडिपेंडेंस की भी बात करेंगे। हम आपसे बात करेंगे कि PL 480 जो प्लान था यूएस का, अब उससे इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा था और इंडिया पे इंपैक्ट क्यों डाला जा रहा था यूएस के द्वारा, वो वियतनाम वॉर के लिए डाला जा रहा था। तो ये एक तरफ बटन दबाने से दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्च हो रहा है, ये जो पूरा कनेक्शन है ये आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। हम शुरू करेंगे कल से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना, और इंटरनेशनल रिलेशंस को हम पढ़ने वाले हैं काफी प्रोफाउंड नेचर के साथ, काफी गहराई से हम समझेंगे ताकि आगे और पीछे दोनों की कहानी समझ पाए। अब इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं। इंटरनेशनल रिलेशन में एक महत्वपूर्ण बात समझिए, इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल को थोड़ी देर से मैं अपनी जेब में रख लेता हूं, बचा मेरे पास रिलेशन। ये रिलेशन आपके दोस्त के साथ हो सकता है, पड़ोसी के साथ हो सकता है, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ऑफिस फ्रेंड, इस तरीके से तमाम आप रिलेशंस बनाते हैं। उसी तरीके से इंडिया जो है, इंडिया के भी नेबर्स के साथ, दूर वाले नेबर्स के साथ, ईस्ट वाले, वेस्ट वाले, इस तरीके से हर जगह रिलेशंस है। आपने अपने दोस्त को पैसे उधार दिए, आप लोन दे रहे हैं। इंडिया ने भूटान को उधार दिया तो इंडिया लोन दे रहा है भूटान को। आपने अपने दोस्त को अपना टिफिन खिला दिया, आपने उसको खाना खिलाया, आपने उसको जो सप्लाईज थी वो दे दी। इंडिया ने श्रीलंका को सप्लाईज भेज दी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आप 4 दोस्त मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, आप साथ में लंच करेंगे, साथ में सिनेमा जाएंगे, साथ में पार्टी जाएंगे और साथ में ही घूमेंगे। आप उन 4 के ग्रुप में 5वें को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आखिर ऐसी चीजें तो आप G7 के केस में देखते हैं, जब उसको G8 बनाया जाता है, आज उसी को एक्सपेंड करने की बात करी जाती है। कुछ गरीब गरीब जो दोस्त होंगे आपके, वो मिलकर क्या बना लेंगे, एक बड़ा सा ग्रुप बना लेंगे। वो कहेंगे कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दे दो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज की, और वही चीज कहां हो रही है, कॉफी क्लब में, जो पाकिस्तान बना रहा है, ताकि UN में परमानेंट सीट मिल पाए उसको। इस तरीके से अगर आप समझने का प्रयास करें रियल लाइफ एग्जांपल से, तब आपको चीजें समझ में आती है। आप देखिए, आपका पड़ोसी सुबह चाय बनाने जाता है और उसकी चाय पत्ती खत्म हो जाती है। वो दौड़ा दौड़ा आपके पास आता है और कहेगा, भाई साहब थोड़ी सी चाय पत्ती दे दीजिए। ये क्या है? ये असिस्टेंस है जो आपका पड़ोसी आपसे मांग रहा है, और इसी तरीके का असिस्टेंस जो है वो हमारे नेबर कंट्रीज हमसे मांगते हैं। और ये कैसे चलता है? जो ज्यादा पावरफुल कंट्री होगी वो जो वीकर नेबर्स होंगे या वीकर कंट्रीज होगी उनको असिस्टेंस देते हैं। जैसे रिसेंटली इंडिया ने पैलेस्तीन को कुछ पैसे दिए इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। अभी ग्रांट क्या होता है, लोन क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है, ये सारी चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। G77, G20 जिसका अभी सवाल आया है 2020 के पेपर में, उसके बारे में भी समझेंगे। इसके बाद बात आएगी G7 और ट्रंप क्यों उसकी मेंबरशिप का जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उसकी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो छोटी छोटी कुछ इवेंट्स हैं जो पूरी दुनिया को बदल रही हैं, उनके बारे में बात करना जरूरी है, और हर दिन हम कोशिश करेंगे कि उन इवेंट्स के बारे में बात करें। अब वो इवेंट्स कैसी हैं ये समझिए, क्योंकि जो रिलेशन होते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों से होते हैं। आपको अगर 10 साल पहले किसी ने मदद नहीं की होगी और वो आज आपसे मदद मांगे तो शायद आप उसकी मदद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पुराने जो मेमोरीज हैं, पुराना जो आपका पास्ट है,
वो आपको याद दिलाएगा कि नहीं भाई, इन्हें हमारे साथ तब गलत किया था। और बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशनशिप ऐसे ही चलते हैं। आप देखिए, इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की मदद नहीं करी गई 1999 में करगिल युद्ध में। किसके द्वारा? यूएस के द्वारा। जब इंडिया ने कहा कि हमें जीपीएस का यूज करना है आपके, उस वक्त क्या किया इंडिया ने ठान लिया कि अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम बनाना है, सैटेलाइट सिस्टम बनाना है। फिर उसके बाद इंडिया अपने नाविक सिस्टम के साथ आता है और फिर खुद का सैटेलाइट सिस्टम तैयार करता है। इस तरीके के किस्से भी हमें देखने मिलेंगे, जिसमें हमें पता चलेगा कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दोस्त नहीं है। आप जब इजराइल से हथियार खरीदते हैं, जब आप यूएसएसआर से हथियार खरीदते हैं, चाहे 1971 की लड़ाई हो, या फिर बात करें आप 1965 की, या फिर रिसेंटली 1999 की, जब इजराइल हमारी हेल्प कर रहा है तो वो भी एक फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल है, एक रिलेशंस का एग्जाम्पल है। लेकिन उसमें भी एक एक्ट ऑफ बैलेंसिंग होता है। क्यों होता है? अब एक और कहानी इससे जुड़ी है कि इंडिया फॉलोज द टू नेशन थ्योरी। वो मानती है कि पैलेस्तीन और इजराइल दोनों को एग्जिस्ट करना चाहिए। उस स्थिति में अगर इजराइल की तरफ ज्यादा झुकाव दिखाया जाता है इंडिया के द्वारा, तो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। इसीलिए इंडिया को बैलेंस करके रखना है। एक तरफ इजराइल जो कि एक इंपॉर्टेंट नेशन है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है, साथ में पैलेस्टीन को भी आप कहीं नहीं साइडलाइन कर सकते हैं। तो दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना बहुत ही कठिन काम होता है, और यही रिलेशनशिप्स में आपके साथ भी होता है। आप बुआ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो मौसी बुरा मान जाएंगी। इसी तरीके से होने लगता है इंडिया के रिलेशनशिप्स में आसपास की कंट्रीज के साथ। ये सब चीजें हम समझने का प्रयास करेंगे। कुछ वाटरशेड इवेंट्स जो हैं उनको मैं आपको बता दूं, जहां से हम शुरू करने का प्रयास करें। जैसे मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि वर्ल्ड वॉर 1 जो थी, उसने सही मायने में दुनिया को चेंज किया। बल्कि थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। थोड़ा पीछे आप चलेंगे तो कितना पीछे जाना चाहेंगे आप? क्या आप अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे जाना चाहेंगे, अमेरिकन सिविल वॉर पे जाना चाहेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जाना चाहेंगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे जाना चाहेंगे, या फिर इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स पे जाना चाहेंगे? ये सारी इवेंट्स जो हैं वो अपने आप में वाटरशेड इवेंट्स हैं। चाहे चार्ल्स बेबेज की बात कर लीजिए, या फिर आप किसी बड़े साइंटिस्ट की बात कर लीजिए, जिसने भी जो भी कॉन्सेप्ट लाया उसने दुनिया को बदला है। पेनिसिलिन का जो आविष्कार हुआ, एंटीबायोटिक्स का जो आविष्कार हुआ, वो अपने आप में एक ग्राउंड ब्रेकिंग सिचुएशन थी, एक वाटरशेड इवेंट थी। फिर वापस आ जाते हैं मैं आपसे बात कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 की। हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में बात कर सकते हैं। उसने किस तरीके से पूरे सिस्टम को चेंज किया। आप इससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री को भी टच कर पाएंगे और करंट इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरीके से बने उसको समझ पाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 की बात करेंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम बात करने लगेंगे किस तरीके से कोल्ड वॉर शुरू होती है। बाइपोलर वर्ल्ड हो जाता है। एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए जैसे सुपर पावर्स इमर्ज करते हैं। दोनों में न्यूक्लियर रेस चालू हो जाती है। सॉल्ट ट्रीटी होती है, स्टार्क ट्रीटी होती है। इस तरीके से अलग अलग ट्रीटीज होंगी। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाएंगे, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को और बढ़ाते जाएंगे। ये इन्होंने इतने एटम बम बना लिए थे कि धरती को कितनी भी बार मिटा सकते हैं। एक बार नहीं, कितनी बार मिटा सकते हैं। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। मैड क्या होता है? अब मैड क्या है? मैड है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि तुम डूबोगे सनम, साथ में हम तुम्हें भी ले डूबेंगे। इस तरीके की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया जब न्यूक्लियर आर्म्स आ गए या वेपन्स आ गए। साथ में एक और डॉक्ट्रिन आता है जिसको आप कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज, जिसको रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा था कि हम इस डॉक्ट्रिन को चेंज कर सकते हैं। अभी जो हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि नो फर्स्ट यूज है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम न्यूक्लियर वेपन्स को पहले भी यूज कर सकते हैं। अब इंडिया ने जब न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग की थी, उसके बाद उसके सारे जो नेबर कंट्रीज हैं, चाहे श्रीलंका की बात करें, भूटान की, नेपाल की, उन सबको लग रहा था कि भैया के पास बड़ी तलवार आ गई। जब भैया के पास बड़ी तलवार या बड़ी छड़ी आ गई है, अब भैया उससे सबको डराएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कहा कि जो न्यूक्लियर वेपन बना है इसको हम नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन के हिसाब से यूज करेंगे, कि अगर हमारे पास अटैक होगा तब हम रिटेलिएट करने वाले, हम पहले अपनी तरफ से अटैक नहीं करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। 1945 के एटम बॉम्ब्स की बात करेंगे, लिटिल बॉय और फैट मैन की बात करेंगे। ये क्या है? ये बच्चे और इंसान का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं ये बॉम्ब का नाम है, एटम बॉम्ब्स का नाम है। ये जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, उसके बाद जापान जो है वो अनकंडीशनल सरेंडर कर देता है। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे किस तरीके से कोल्ड वॉर का पूरा एरा चल रहा है। बर्लिन के ऊपर वॉल बनाई जा रही है, ईस्ट जर्मनी आता है, वेस्ट जर्मनी आता है। इसके साथ आप देखिए क्या सिनेरियो आता है पूरी जर्मनी में। जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक तरफ यूएस होता है, फ्रांस होता है, ब्रिटेन होता है और यूएसएसआर है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के हिसाब से यूरोप को बांटा जा रहा है। आप देखेंगे आयरन कर्टेन का कॉन्सेप्ट आने वाला है। साथ में नाटो
मार्शल प्लान ऑफ रिकंस्ट्रक्शन आता है, यूएस पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करता है रिकंस्ट्रक्शन के लिए। इसके बाद आप देखिए वॉरशॉ पैक्ट आता है, यूएसएसआर जो है वो अपना खुद का प्लान लेके आता है अगेंस्ट द नाटो। जो नाटो है उसके अगेंस्ट यूएसएसआर आने वाला है। इसके साथ और बैकग्राउंड में चल रही थी डीकॉलोनाइजेशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन, जो अपने आप को बहुत बड़ा एक कॉलोनियल मास्टर समझता था, धीरे धीरे उसका जो पावर है वो कम होता जाता है। वो इतना कम हो जाता है कि जो कॉलोनीज हैं उनको कंट्रोल करना ब्रिटेन के लिए काफी मुश्किल वाला हो जाता है। जिसके बाद फाइनली क्या होता है, इंडिया आजाद होता है। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, 1947 इंडिया आजाद होता है। 1948 में इजराइल फॉर्म हो जाता है। 1949 में देखें आप तो चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है माओ जेडोंग की लीडरशिप में। इस तरीके के अलग अलग इवेंट्स होती हैं। यूएन का जो फॉर्मेशन है, यूएन के पहले जो उसके पूर्वज है, जो उसका एंसेस्टर है लीग ऑफ नेशन, उसमें क्या फर्क था कि यूएन को एस्टैब्लिश किया जाता है, उसका क्या काम था और यूएन का क्या काम है। हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो टर्की में मिसाइल्स लगाई गई थी उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि केनेडी की डेथ से किस तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर आप कह सकते हैं वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हुआ। हम बात करेंगे कोरिया वॉर के बारे में जो 1950 में स्टार्ट होती है, या फिर वियतनाम वॉर के बारे में बात करेंगे जो 1962 में स्टार्ट होती है। जब एक बार अमेरिका के जनरल से पूछा गया था प्रेसिडेंट के द्वारा कि हाउ मच टाइम यू नीड इन वियतनाम टू फिनिश दिस वॉर, जनरल ने कहा था सर ओनली 2 months। आप भरोसा नहीं करेंगे, 5 लाख अमेरिकन सोल्जर्स की जान गई थी। हम वहां से शुरू करेंगे अपनी कहानी और आज जहां पर अफगानिस्तान और तालिबान की डील होने का प्रयास हो रहा है उसकी बात करेंगे, जहां पर ईरान पे सैंक्शंस लगे हैं और नया यूएस प्रेसिडेंट बनने जा रहा है उसकी बात करेंगे। 20 जनवरी को स्वेरिंग इन सेरेमनी है, उसके बाद देखिए किस तरीके से रिपरकशंस आते हैं, ईरान में क्या चेंज होता है। रिसेंटली आपने देख ही लिया है कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के एक्सपर्ट थे उनको मोसाद के द्वारा, जो कि सीक्रेट या फिर कहेंगे इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल की, उसके द्वारा मार दिया जाता है। सऊदी अरेबिया और यूएई और इजराइल जो पास में आ रहे हैं, इससे क्या रिपरकशंस होंगे, इससे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में किस तरीके का चेंज आएगा। पैलेस्तीन के बारे में समझेंगे, हमास क्या है, हमास के साथ फतेह, जो 2 ग्रुप्स हैं पैलेस्तीन के जो कोशिश करते हैं कि इजराइल को पीछे करा जाए और जो भी पैलेस्तीन की जगह है उसको फिर से रिकैप्चर किया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। इजराइल की जो 7 डेज वॉर थी उसके बारे में बात करेंगे। अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। हर कॉन्टिनेंट को कवर करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि इंडिया पे हर एक चाल का क्या फर्क पड़ता है। चाहे प्रेसिडेंट बदलने की बात करें, चाहे किसी न्यूक्लियर डील की बात करें, कहीं सैंक्शंस की बात करें, चाहे नॉर्थ कोरिया या ईरान की बात करें, हर जगह पर देखा यह जाएगा कि इंडिया पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इस चीज को हम एनालाइज करते हुए हमारी ये पूरी सीरीज चलाने वाले हैं और बहुत ही जल्द जैसे ही हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस को कंप्लीट करेंगे, हम पॉलिटी पे आएंगे और पॉलिटी को भी हम काफी ऑर्गेनिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें भी कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के भी एस्पेक्ट्स होंगे। तो ये था हमारा प्लान, ये हमारा गेम प्लान है, आपका और मेरा गेम प्लान है। इसको हम कल से शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें। कल हम आपसे मिलेंगे ओरिजिन आईएएस में। स्टे ट्यून्ड टू ओरिजिन आईएएस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।